हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग का क्यूज का शुरुआत हो चुका है। आइए, अब कल का क्वेश्चन था यानी पिछले डे का क्वेश्चन था मेरा कि 1857 की क्रांति की जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था, यानी कौन सा कमीशन का गठन किया गया था 1857 की क्रांति की जाँच के लिए। तो कौन सा कमेटी का गठन किया गया था? पील कमीशन। यानी 1857 की क्रांति की जांच के लिए दोस्त पील कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है, अब अगले दिन के लिए क्वेश्चन है, नेक्स्ट डे के लिए क्वेश्चन है कि बताइए क्वेश्चन कि जो 1857 के क्रांति था ना, तो 1857 के क्रांति किस गवर्नर जनरल के या किस वाइसराय के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, यही क्वेश्चन है आप लोग से। अगर यह क्वेश्चन आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, अन्यथा हम इसको कल के सेशन में इसका आंसर देंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आज के क्यूज का आयोजन हुआ है तो इसमें आगे आज क्वेश्चन है जो हम देखते हैं। ठीक, 1935 में भारतीय परिसीमन समिति का स्थापना हुआ था। किसमें? भारतीय परिसीमन समिति का स्थापना 1935 में हुआ था। लॉरी हेमंड के अध्यक्ष थे इसके, यानी लॉरी हेमंड इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और गवर्नर जनरल या वाइसराय कौन थे? तो विलिंगटन के कार्यकाल में। ठीक, उद्देश्य क्या था? तो निर्वाचन क्षेत्रों की अवस्था हेतु। तो कई बार क्वेश्चन पूछा है कि परिसीमन आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है? तो निर्वाचन आयोग से। ठीक, आप भारतीय परिसीमन समिति की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। कब? 1935 में। अच्छा जी, सार्जेंट आयोग हमेशा क्वेश्चन पूछता है दोस्त कि सार्जेंट आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1944 ईस्वी में। सार्जेंट आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1944 ईस्वी में। कौन अध्यक्ष थे? तो जॉन सार्जेंट, यानी जॉन सार्जेंट के अध्यक्षता में 1944 ईस्वी में सार्जेंट आयोग का स्थापना हुआ था। उस समय वेवेल गवर्नर जनरल थे। कौन थे? वेवेल गवर्नर थे। ठीक, वाइसराय थे ना, वेवेल भारत के वाइसराय थे। शिक्षा के विकास हेतु सार्जेंट आयोग बना था। यानी सार्जेंट आयोग किस लिए बना था? शिक्षा में सुधार हेतु। ठीक है, अब कैबिनेट आयोग का स्थापना पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में 1946 में हुआ था। कैबिनेट आयोग या मिशन कहिए, इसका स्थापना 1946 में पैथिक लॉरेंस के अध्यक्षता में। इसके 3 सदस्य बहुत महत्वपूर्ण थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, A.B. अलेक्जेंडर और चार्ल्स सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, ये 3 व्यक्ति जो थे इसमें बहुत महत्वपूर्ण थे। ठीक है, आइए मोबाइल पर सब कोई ना देखिए। क्रिप्स आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1942 में। किसके अध्यक्षता में? तो स्टैफोर्ड क्रिप्स के अध्यक्षता में 1942 ईस्वी में क्रिप्स आयोग का स्थापना हुआ था। कब? 1942 में। यह पेपर में कई बार पूछा है कि क्रिप्स आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 1942 में। और किसके अध्यक्षता में? तो स्टैफोर्ड क्रिप्स के अध्यक्षता में। ठीक है, वाइसराय कौन थे उस समय? लॉर्ड लिनलिथगो, यानी भारत के गवर्नर कहिए या वाइसराय उस समय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। इसमें क्या था? तो क्रिप्स आयोग का क्या उद्देश्य था? तो भारत में राजनीतिक गतिरोध दूर करने हेतु। बंगाल गजट का संस्थापक कौन है? बंगाल गजट का संस्थापक पूछेगा था जेम्स अंगस्टम हिकी, बंगाल गजट के संस्थापक। 1780 ईस्वी में बंगाल गजट प्रकाशित हुआ था, पत्रिका है। ठीक है, कहाँ से? तो कलकत्ता से। अब भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन है? बंगाल गजट। यह पेपर के हिसाब से दोस्त भी अभी आई। ठीक है, जितना कहो उतना ही कम है। इतना पेपर में यह क्वेश्चन पूछा है कि बंगाल गजट कब, बंगाल गजट क्या था, अब बंगाल गजट किस भाषा में? बंगाल गजट कौन भाषा में छपता था? बंगाली। कौन भाषा में है? बंगाली भाषा में। जेम्स अंगस्ट हिकी संस्थापक थे। ठीक है, कब वर्ष स्थापना कब हुआ था? 1780 ईस्वी में। किस स्थान पर? कलकत्ता में। यह भारत का प्रथम समाचार पत्र है। कौन है? बंगाल गजट। इंडिया गजट कौन गजट है? कलकत्ता से प्रकाशित हुआ 1787 ईस्वी में। अच्छा जी, समाचार दर्पण के लेखक कौन है? समाचार दर्पण के संस्थापक कौन है? समाचार दर्पण के विलियम कैरी, यानी समाचार दर्पण के संस्थापक कौन है? विलियम कैरी। कब इसने स्थापना किया था? 1818 ईस्वी में। कहाँ? कलकत्ता में।
प्रथम बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र है, यानी बांग्ला में छपने वाला प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन था? तो समाचार दर्पण, समाचार दर्पण, जिसका संस्थापक कौन थे? विलियम कैरी, विलियम कैरी। ठीक है, अच्छा जी। अब आइए मीरात उल अखबार, मीरात उल अखबार, राजा राम मोहन राय इसका संस्थापक थे। यह फारसी भाषा में लिखा गया था मीरात उल अखबार। पेपर में भाई हजारों बार ध्यान दीजिएगा। ठीक है, राजा राम मोहन राय 1822 में प्रकाशित किए, कलकत्ता से। आप प्रथम फारसी पत्रिका था, यह प्रथम फारसी पत्रिका था। ठीक, मीरात उल अखबार। जाम ए जहानुमा, जाम ए जहानुमा, जाम ए जहानुमा एक अंग्रेजी फर्म था। क्या था? एक अंग्रेजी फर्म था, जो कि 1822 में ही प्रकाशित हुआ था। कहाँ से सर? तो कलकत्ता से। यह उर्दू में प्रथम समाचार पत्र था, यानी उर्दू में छपने वाला प्रथम समाचार पूछेगा तो जाम ए जहानुमा, जाम ए जहानुमा। ठीक, बगदूत, बगदूत क्या है? बंगदूत राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर एवं अन्य इसके संस्थापक है। 1822 में ही ये भी प्रकाशित हुआ। कहाँ से? तो कलकत्ता से। 4 भाषाओं अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी एवं फारसी में छपने वाला साप्ताहिक पत्रिका था। कौन? बंगदूत। बंगदूत जो था ना 4 भाषा में, कौन कौन? तो 4 भाषा में अंग्रेजी आ गया, बांग्ला, हिंदी और फारसी, यह 4 भाषाओं में छपने वाला प्रथम पत्रिका था। ठीक है, 4 भाषाओं में छपने वाला प्रथम साप्ताहिक पत्रिका था। कौन था? साप्ताहिक पत्रिका। ठीक, कौन? तो बंगदूत। अब बताइए बॉम्बे समाचार, बॉम्बे समाचार जो था ना 1830 में प्रकाशित हुआ। कब? 1830 में। कहाँ से? तो बम्बई से। यह गुजराती में प्रथम समाचार पत्र है, यानी गुजराती में छपने वाला प्रथम समाचार पत्र कहेगा ना तो कौन है? बॉम्बे समाचार पत्र। कौन है? बॉम्बे समाचार पत्र। ये सर बॉम्बे समाचार पत्र अगर कॉमन सेंस से लगाएगा ना भाई तो सीधा मार के आएगा मुंबई, सीधा मार के आएगा मुंबई। लेकिन बॉम्बे समाचार पत्र प्रथम गुजराती में, यानी प्रथम यह था जो कि गुजराती में प्रथम समाचार पत्र छपने वाला है। कौन? बॉम्बे समाचार पत्र। बॉम्बे टाइम्स क्या है सर? बॉम्बे टाइम्स 1838 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में यह 1838 ईस्वी में प्रकाशित हुआ मुंबई से, और 1861 ईस्वी में यह टाइम्स ऑफ इंडिया बना। क्या हुआ कि टाइम्स ऑफ इंडिया में कन्वर्ट हो गया। कौन? बॉम्बे टाइम्स। बॉम्बे टाइम्स का स्थापना 1838 में, यह 1861 ईस्वी में किस में कन्वर्ट हो गया है? ये हुआ कि टाइम्स ऑफ इंडिया में कन्वर्ट हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया में कन्वर्ट हो गया, यानी बदल गया। अब देखिए ये तो हो गया रस्त गुफ्तार, रस्त गुफ्तार के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। ये एक गुजराती पाक्षिक था। एक गुजराती पाक्षिक माने 15 दिन को कहते हैं। एक पक्ष 15 दिन के, एक पक्ष, और 2 पक्ष के मतलब 1 महीना। 2 पक्ष के मतलब 1 महीना, तो 1 पक्ष माने 15 दिन। ठीक है, अब बताइए 1 पक्ष में 15 दिन हुआ बची, तो ये क्या कहना चाहते थे कि रस्त जो गुफ्तार था ना दादा भाई नौरोजी द्वारा 1851 में कहाँ से प्रकाशित हुआ? बम्बई से। यह एक गुजराती पाक्षिक था, यानी 15 दिन पर निकलने वाला पत्रिका था। कौन था? रस्त गुफ्तार। हिंदू पैट्रियाट गिरीश चंद्र घोष, हिंदू पैट्रियाट के संस्थापक कौन है? गिरीश चंद्र घोष। 1853 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। कोई दिक्कत है? सोम प्रकाश के लेखक कौन है? सोम प्रकाश के द्वारकानाथ विद्याभूषण। सोम प्रकाश के लेखक द्वारकानाथ विद्याभूषण है। 1858 ईस्वी में इसने प्रकाशित किया। कहाँ से सर? तो कलकत्ता से। कहाँ से? कलकत्ता से। अच्छा सर, प्रथम बांग्ला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा था, यानी प्रथम बांग्ला समाचार पत्र जो राजनीति का न्यूज़ देता था, यानी राजनीति से जुड़ा था, वह सोम प्रकाश था। सोम प्रकाश के लेखक कौन है? द्वारकानाथ विद्याभूषण। ठीक है, एक सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा वो पुस्तक है। वो क्या है? पुस्तक है। इंडियन मिरर के लेखक कौन है? द्वारकानाथ टैगोर। इंडियन मिरर के लेखक कौन है? द्वारकानाथ टैगोर। ठीक, अच्छा जी। भारत में प्रथम सांध्य समाचार पत्र, यानी शाम के समाचार पत्र कौन था? मद्रास मेल। कौन? मद्रास मेल। ठीक है, आइए तो
देखिए कह रहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया था। यानी तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, विजयी हुई थी और मोहम्मद गोरी हार गया था। फिर 1192 ईस्वी में द्वितीय तराइन युद्ध होता है। इस युद्ध में क्या होता है कि मोहम्मद गोरी जीत जाता है और किसकी हार हो जाती है? तो पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। ठीक है, अब पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। इसके बाद चंदावर का भी युद्ध होता है, जयचंद और किसके बीच? मोहम्मद गोरी के बीच। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी फिर विजित हो गया। ठीक है, आइए तो चंदावर का हो गया। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 ईस्वी में। पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो इब्बा यानी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। इब्बा रब्बा, पानी पीकर खाना खाकर, खनवा के युद्ध 1527 में। खनवा का युद्ध 1527। तो इब्बा रब्बा यानी रणसंगा और बाबर के बीच। ठीक, अब बताइए इब्बा रब्बा मेबा यानी मेदिनी राय और बाबर के बीच कौन सा? पानी पीकर खाना खाना, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 1527 यानी इब्बा रब्बा मेबा यानी मेदिनी राय और बाबर के बीच कौन हुआ था? चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? तो मेदिनी राय और बाबर के बीच। ठीक है, अच्छा घाघरा के युद्ध कब हुआ था? 1529 में। 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में। ठीक है, अच्छा घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्बा रब्बा मेबा अब्बा, अहमद शाह अब्दाली और बाबर के बीच। अहमद शाह अब्दाली और बाबर के बीच। ठीक है, जिसमें इस सब युद्ध में बाबर विजयी हुआ था, यानी बाबर एक भी युद्ध हारा नहीं था। ठीक है, वो पहले जाइएगा तो ये गो हार गया था नहीं, वो आउट ऑफ इंडिया। ठीक, अच्छा आइए तो भारत में बाबर एक भी युद्ध हारा नहीं था। ठीक है, अच्छा सर ये तो हो गया। अब 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ ना, फाटल घाघरा मरल बाबरा, फाटल घाघरा मरल बाबरा, ना फाटित घाघरा मरी ना बाबरा। समझ में आ गया गुरु कैमरा मास्टर? यानी कहने का मतलब है कि 1530 ईस्वी में किसका मृत्यु हुआ? 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गया। यानी 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध और 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु। नहीं, कितना शानदार एकदम ट्रिक है। आइए तो देखिए कनौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 ईस्वी में शेरशाह और हुमायूं के बीच। देवरा के युद्ध 1531 में। देवरा के युद्ध 1531 में। इससे पहले कनौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 में। चौसा के युद्ध कहेगा तो 1539 में। चौसा के युद्ध भाई साहब, चौसा के युद्ध 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के बीच होती है, जिसमें शेरशाह विजयी होता है, हुमायूं हार जाता है। पुनः फिर 1540 में कनौज या बिलग्राम का युद्ध होता है हुमायूं और शेरशाह के बीच, जिसमें पुनः फिर जाकर शेरशाह जीत जाता है और हुमायूं हार जाता है। इसके बाद क्या करता है कि हुमायूं भाग जाता है राज्य छोड़कर, जिस पर शासन का आधिपत्य किसका हो जाता है? शेरशाह सूरी के। तब उसने क्या किया कि 1540 में भागा, 41 में शादी किया, 42 में एटीएम से बाहर अकबर। यानी कहने का मतलब है कि अकबर का जन्म कब? 1542 में ना। ठीक है, टुकुर टुकुर देखते हो क्या? ठीक है, यानी 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ था। 1542 ईस्वी में। 1540 में कनौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था नहीं। अब 1541 में 1531 नहीं 41। ठीक है, यानी 1541 में हुमायूं भाग गया। अब भाग कर घुमक्कड़ों की तरह निर्वासन यानी जिंदगी बिताने लगा। कहानी ठीक है ना? आइए देखिए तो चौसा का युद्ध हो गया, कनौज का युद्ध बताते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 में। भाई साहब 26, 56, 61
याद कीजिएगा ट्रिक, 26, 56, 61। यानी पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, और पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में किसके बीच? तो अकबर और हेमू के बीच, अकबर और हेमू के बीच। ठीक है। पानीपत के तीसरा लड़ाई किसके बीच? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, ठीक है। तो 1761 किसमें? 1761, 1526, 1556, लेकिन 1761 में तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था, गौर फरमाइएगा, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किसके बीच? तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच होता है कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध, जिसमें महाराणा प्रताप हार जाते हैं, जिसमें महाराणा प्रताप हार जाते हैं। तालिकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। तालिकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। इसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य का पतन तालिकोटा के युद्ध के उपरांत हुआ था, ठीक है। और क्या है सर? तो देखिए, अब तालिकोटा के युद्ध के उपरांत क्या हुआ था कि विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। सर विजयनगर के स्थापना की बात करें ना, तो विजयनगर का स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था। विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक व्यक्तियों ने, दो भाइयों ने क्या किया था कि संगम के नाम के, अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश की स्थापना किया था। तो विजयनगर के शासक का क्रम क्या है? संगम शिलु तुलु। संगम वंश के शासक का क्रम संगम शिलु तुलु आरवीडु, ठीक है। 4 वंश विजयनगर में शासन किया, ठीक है। संगम शिलु तुलु आरवीडु, ठीक है। अच्छा सर, विजयनगर साम्राज्य की बात करें ना, तो इसकी भाषा तेलुगु थी, भाषा तेलुगु, तमिल ना हो, यानी तेलुगु थी, तमिल थी। और जबकि इसका मुद्रा की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा क्या थी? पैगोडा। विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा की बात करें तो पैगोडा। अब विजयनगर की राजधानी हम्पी हुआ करता था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी, जो कि किसके किनारे बसा था? तुंगभद्रा नदी के किनारे आज भी है, खंडहर है। यानी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो हम्पी है ना, वह तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा है, यानी खंडहर है, ठीक है। ये सब पेपर में हमेशा पूछते रहता है। विजयनगर का अर्थ क्या होता है सर? जीत का शहर। विजयनगर का अर्थ जीत का शहर, ठीक है। अब देखिए, बहमनी वंश और विजयनगर के बीच हमेशा टकरार चलता था। कारण क्या था? बहमनी वंश और विजयनगर के बीच हमेशा टकरार चलता था, काहे कि रायचूर का क्षेत्र था। और रायचूर का क्षेत्र जो है ना, तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच में है, और उसी में गोलकुंडा के किला भी है। अब रायचूर का क्षेत्र के लिए किस लिए लड़ाई होता था सर? आखिर उसका कारण क्या था? आखिर दोनों लड़ते क्यों थे? कुछ तो खास बात होगा, तभी तो कोई लड़ेगा। मामला था गुरु कि कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों का जो बीच का क्षेत्र था ना, उसी को रायचूर का क्षेत्र कहते हैं। वो काफ़ी समृद्ध था, यानी उपजाऊ के दृष्टि से काफ़ी हरी भरी, क्योंकि नदी के बीच का क्षेत्र है। जानते हैं कि पानी का समृद्ध मात्रा रहता है तो उसमें उपज बहुत बढ़िया होता है। तो उसके उपज के देखते हुए, यानी हरा भरा देखते हुए, समृद्ध रहने के कारण हमेशा विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच टकरार होता था। किस चीज़ को लेकर? रायचूर के क्षेत्र को लेकर, ठीक है। अब रायचूर के क्षेत्र को लेकर होता था, ठीक है सर। बहमनी राज्य की स्थापना पूछे ना कि कब हुआ था, तो 1347 ईस्वी में। बहमनी राज्य का स्थापना 1347 ईस्वी में। अब बहमनी राज्य के संस्थापक हसन गंगू थे। अब बहमनी राज्य का अगर राजधानी की बात करें ना दोस्त, तो इसका राजधानी गुलमर्गा था। कहाँ था? गुलमर्गा। अब बहमनी राज्य के मुद्रा का नाम हुड़ था, हुड़ था, ठीक है। बहमनी राज्य के मुद्रा के नाम क्या था? हुड़ था। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलिए दोस्त, अब हम लोग फिजिक्स में बढ़ते हैं। अगला डे के लिए होमवर्क है कि पेज नंबर 58 लूसेंट का, इसमें आप लोग ज़रूर भाग लें, यानी याद करके हमारे साथ क्विज कीजिए, और आप भी क्विज का आनंद लेते रहिए। फिजिक्स में बढ़ते हैं, ठीक है। यही खाती कहानी है, ठीक हो गया ना। देखिए, तरंग जो होता है ना, तरंग मुख्यतः 2 भागों में बटा रहता है। कौन भाग में? 2 भागों में, ठीक। अच्छा, यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग। देखिए, यांत्रिक तरंगे किसे कहते हैं? वे तरंगे जो किसी पार्थिक माध्यम, ठोस, द्रव अथवा गैस में संचरित होती हैं, उसे यांत्रिक तरंगे कहते हैं, यानी मैकेनिकल वेव्स। यानी वे तरंगे जो ठोस, द्रव, गैस में संचरित, यानी संचरित माने क्या होला? जिसमें गमन करती हैं, संचरित होती है, गमन कर सकती हैं, तो उसी को यांत्रिक तरंगे कहते हैं। यांत्रिक तरंगे 2 भागों में बटा होता है।
देखना ध्यान से, तरंग दो प्रकार के, यांत्रिक और अयांत्रिक। और फिर यांत्रिक दो प्रकार के कौन कौन भैया? तो अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ, ठीक है। अब अनुदैर्घ्य तरंग कौन सी है सर? तो अनुदैर्घ्य तरंग में ध्यान देना कि जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदेश या समानांतर होती हैं तो उसी को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। यानी जब तरंग जो है ना माध्यम के कण के पार्लेल में जाई, पार्लेल कहे का मतलब जैसे ये जा रहा है वैसे ये भी जा रहा है, दोनों जा रहा है पार्लेल एक दूसरे के, ये जा रहा है पार्लेल में, ठीक है, आ रहा है पार्लेल में। अगर पार्लेल में जाएगा तो समझ आना, यानी समानांतर में जाएगा, यानी माध्यम के कण और ध्वनि के कण, तरंग के कण और माध्यम के कण दोनों एक दूसरे के समानांतर दिशा में गमन करेंगे तो उसी को कहेंगे अनुदैर्घ्य तरंग। कौन सी? अनुदैर्घ्य। तो ध्वनि कौन सी तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग। याद रखना दोस्त, हमेशा पेपर में पूछता है कि ध्वनि कौन सी तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग, ठीक है, ध्यान देना। अच्छा, अनुप्रस्थ तरंग सर। अच्छा, और क्या चीज़ एक सीखे कि जो अनुदैर्घ्य तरंग है ना, अनुदैर्घ्य तरंग या ध्वनि का कभी भी ध्रुवण नहीं किया जा सकता है। ध्रुवण नहीं किया जा सकता है। ध्रुवण क्या है सर? प्रकाश का ध्रुवण हो सकता है लेकिन ध्वनि का ध्रुवण नहीं हो सकता। कहाँ है सर? ध्रुवण क्या कहलाता है ना कि जैसे प्रकाश को हम स्टोर करके किसी एक दिशा में रिटर्न भेज सकते हैं लेकिन ध्वनि को आप नहीं मोड़ सकते हैं। जैसे प्रकाश क्या होता है, हम यहाँ अगर ऑब्जेक्ट लगा दिए यानी नॉन ट्रांसपेरेंट, ठीक है, यानी ओपेक ऑब्जेक्ट यानी अपारदर्शी कोई वस्तु यहाँ पर लगा दिए, जैसे उधर से लाइट आ रहा है, हम इधर से हाथ लगा दिए तो लाइट इधर नहीं क्रॉस करेगा, लाइट यहीं से रिफ्लेक्ट होकर वापस चला जाएगा, तो कह रहे वापस इधर चला जाएगा, ठीक है। या किसी दिशा में मान लो ऐसे ऐनक सबसे सुपर चमकावला आदमी ना, ऐनक यानी प्रकाश कहीं से लेकर कहीं उसको भेज देंगे तो किसका उदाहरण है? ध्रुवण का। किसका उदाहरण है? ध्रुवण का। ना समझ में आ गया? कुत्ता भी भौंकने लगा, कोई दिक्कत है? यानी कहने का मतलब है कि ध्रुवण क्या है सर? तो प्रकाश को मोड़कर किसी खास दिशा में भेजना क्या कहलाता है? ध्रुवण। क्या कहलाता है? तो ध्वनि का ध्रुवण नहीं होता है। ध्वनि ऐसा हो सकता है कि मेरा आवाज़ कोई स्टोर करके इसे फेर दे, इस डायरेक्शन में केवल सुनाई दे, जबकि साहब लाइट में हो सकता है, यानी प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में हो सकता है। जैसे सूर्य के प्रकाश आया, आप शीशा मारे, उधर लाइट मुंह पर ओकरा चल जाए, समझ रहे हो ना वीडियो देखने वाले भाई, ठीक है। तो शीशा चमकाती है या चमकाता है तो समझ जाओ कि वो क्या है? ध्रुवण की घटना नहीं, भूल जाओगी नहीं। आइए, अनुप्रस्थ तरंग। कौन तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। जब वैसी तरंग है जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, सॉरी यहाँ से अनुप्रस्थ तरंग सुनना दोस्त। अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग जब तरंग की गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत हो, जैसे सूर्य के लाइट क्या आता है? लंबवत, और माध्यम के कण पार्लेल में। ऐसे सूर्य एक सीधी रेखा में गमन करता है, 10वां क्लास में प्रकाश एक सीधी रेखाओं में गमन करती है। प्रकाश बहुत सारे किरणों का पुंज है ना। अब प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, अब प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। तो अनुप्रस्थ तरंग का दोस्त ध्रुवण किया जा सकता है क्योंकि प्रकाश को हम यहाँ शीशा में रोक कर किसी के दूसरे यहाँ यानी छांव में भी प्रकाश दे सकते हैं, तो उसी को ध्रुवण कहते हैं। तो जिंदगी में बनना है तो ध्रुवण बनिए, ठीक है, कि किसी के अंधेरा में भी प्रकाश लाइए। नहीं, किसी की अगर जिंदगी अंधेरा है तो उसमें प्रकाश लाइए, ठीक। आइए देखिए, सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगें फोटोन की बनी होती है। सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगें फोटोन की बनी होती हैं, ठीक। अच्छा, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य परिसर 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁻4 मीटर तक होता है। यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य परिसर जो पूछेगा ना, तरंगदैर्घ्य परिसर कितना होता है, तो 10⁻14 मीटर से लेकर 10⁻4 मीटर तक होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का गुण, यह उदासीन होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें कैसी होती है? उदासीन होती हैं। यह अनुप्रस्थ होती हैं। और क्या होती हैं? यह अनुप्रस्थ होती हैं। यह प्रकाश के वेग से गमन करती हैं। यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो है यह प्रकाश के वेग से गमन करती हैं। आप विद्युत चुम्बकीय तरंग के पास ऊर्जा एवं संवेग होती हैं, यानी इसके पास ऊर्जा एवं संवेग होती है। इसकी अवधारणा मैक्सवेल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण की अवधारणा किसके द्वारा? मैक्सवेल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तरंग गति, कौन सा?
तरंग गति। किसी कारक द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं। किसी कारक द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तरंग गति कहते हैं। ठीक है। कंपन की कला, आवर्त गति में कंपन करते हुए किसी कण की किसी क्षण पर स्थिति तथा गति की दिशा को जिस राशि द्वारा निरूपित किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? उस क्षण पर के कंपन की कला कहते हैं। निम्न तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है, यानी कैथोड किरणें, कैनाल किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, ध्वनि किरणें, पराश्रव्य तरंगे, ये सब जो है ना विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। आयाम किसे कहते हैं? दोलन करने वाली वस्तु अपनी साम्य स्थिति की ओर किसी भी ओर जितनी अधिक से अधिक दूरी तक जाती हैं उस दूरी को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। तरंगधर्ज किसे कहते हैं? तो तरंगधर्ज गति में समान कला में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों यानी दो श्रृंगों अर्थात दो गर्तों, यानी दो श्रृंगों कहने का मतलब है क्रस्टो क्या कहा जाता है? श्रृंग को, ठीक है। ये थी गर्त जो है ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, यानी श्रृंग को कहते हैं क्रेस्ट और ट्रफ को गर्त को ट्रफ कहते हैं। ठीक है। तो दो गर्तों या दो श्रृंगों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगधर्ज कहते हैं। तरंगधर्ज का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। तरंगधर्ज का ऐसा ही मात्रक और तरंगधर्ज को लेमडा द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा? V बराबर एन लेमडा, V बराबर एन लेमडा, जहाँ एन क्या है? आवृत्ति, एन है आवृत्ति, V है ध्वनि की चाल यानी स्पीड ऑफ या वेलोसिटी ऑफ साउंड, V है, और एन क्या है? फ्रीक्वेंसी है यानी आवृत्ति है, लेमडा क्या है? तरंगधर्ज है। ठीक है। अच्छा, गामा किरणें की खोज किसने किया था? पॉल विलार्ड ने। गामा किरण की खोज किसने किया था? पॉल विलार्ड ने गामा किरण का खोज किया था। एक्स किरण की खोज रॉन्टजन ने किया था। परावैंगनिक किरणें का खोज रिटर ने किया था। दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन ने किया था। औरक्त किरण की खोज हर्शेल ने किया था। लघु रेडियो तरंग की खोज किसने किया था? हेनरिक हर्टज ने। लघु रेडियो तरंगे या हेनरिक हर्टजियन तरंगे हेनरिक हर्टज ने किया था। और दीर्घ रेडियो तरंगे की खोज किसने किया था? मार्कोनी ने। दीर्घ रेडियो तरंग की खोज किसने किया था? मार्कोनी ने। ठीक है। अच्छा सर, तरंगधर्ज परिसर कितना होता है? इसको तो हम बता दिए हैं पहले से ही। देखिए, सबसे अगर अधिक वेधन क्षमता पूछेगा ना, सबसे अधिक वेधन क्षमता तो किसकी होती है? गामा किरणें के सबसे अधिक वेधन क्षमता होती हैं। ठीक। इसे कृत्रिम रेडियोधर्मिता में प्रयोग की जाती है। इसे कृत्रिम रेडियोधर्मिता में प्रयोग की जाती है। ठीक है। एक्स किरण के साथ तो एक्स किरण का उपयोग चिकित्सा में कहाँ किया जाता है? चिकित्सा में किया जाता है। चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। परावैंगनिक किरण की खोज किसने किया था? रीटर ने। किसने किया था? रीटर ने। अच्छा सर, इसका सिकाई करने में, अप्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने में, बैक्टीरिया को नष्ट करने में किया जाता है। ठीक। ध्वनि तरंगे कैसी है? अनुदैर्घ्य तरंगे है। ध्वनि कैसी तरंगे है? अनुदैर्घ्य तरंगे है। अब देखिए, अब हम पढ़ा रहे अयांत्रिक तरंग या विद्युत चुम्बकीय तरंग। कह रहे कि वैसी तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती हैं, जिसे संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? अयांत्रिक या तरंगे जिसके निर्वाचन संचरित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती हैं, उसे विद्युत चुम्बकीय तरंगे या अयांत्रिक तरंग कहते हैं। जैसे सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगे एक ही चाल से चलती हैं जो प्रकाश की चाल के बराबर होती हैं। यानी जितना भी है ना विद्युत चुम्बकीय तरंगे, वो सभी प्रकाश की चाल के बराबर चाल से चलती हैं, प्रकाश के बराबर चाल से चलती हैं। सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगे फोटोन की बनी होती हैं, बता दिए ये तो। अब ध्वनि तरंगे बता रहा हूँ। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं? अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। ठीक। अच्छा, ध्वनि तरंगों का आवृत्ति परिसर अश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे, अपराश्रव्य तरंगे, 3 प्रकार के होता है। ठीक। अब सर, अश्रव्य तरंगे क्या है? तो 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अश्रव्य तरंगे कहते हैं। यानी 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? अश्रव्य तरंगे कहते हैं। इसे हमारा कान सुन नहीं सकता है, इसे हमारा कान सुन नहीं सकता है। इस प्रकार की तरंगों को बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जाता है। यानी इस प्रकार के तरंगों को बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जा सकता
है। श्रव्य तरंगे ऑडिबल वेव्स किसे कहते हैं? तब 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को क्या कहते हैं? श्रव्य तरंगे कहते हैं। यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगे को क्या कहते हैं? श्रव्य तरंगे कहते हैं। इस तरंगों को हमारा कान सुन नहीं सकता है, यानी इन तरंगों को हमारा कान सुन नहीं सकता है। ओ, श्रव्य तरंगे है ना, हमारा कान सुन सकता है, ठीक है। यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज वाले जो बीच वाली आवृत्ति तरंगों को श्रव्य तरंगे कहते हैं, और श्रव्य तरंगे को हमारा कान सुन सकता है, ठीक। अच्छा, पराश्रव्य तरंगे सर 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगों को क्या कहते हैं? पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। मनुष्य के कान इसे सुन नहीं सकता है, मनुष्य के कान इसे नहीं सुन सकता है, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि इसे सुन सकते हैं, ठीक है। इस तरंगों को डाल्टन की सीटी के द्वारा या डाल्टन की सीटी द्वारा ना या दाब विद्युत प्रभाव की विधि द्वारा क्वार्टज के क्रिस्टल के कंपनों में उत्पन्न करते हैं, ठीक। आगे देखिए, कह रहा है कि पराश्रव्य तरंगों के उपयोग संकेत को भेजने में, समुद्र की गहराई मापने में, कीमती कपड़ों, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में, कल कारखानों में चिमनियों के कालिख को हटाने में पराश्रव्य तरंगे का उपयोग करते हैं। दूध के अंदर में हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में किसका प्रयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंगे के। गठिया रोग के उपचार में भी पराश्रव्य तरंगे का उपयोग किया जाता है। ध्वनि की चाल, ध्यान से सुनिएगा, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। यानी विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है। किसी भी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। यानी किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में? ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में होती हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर प्रति सेकंड होती है और लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकंड होती है। यानी 5130 मीटर प्रति सेकंड होता है। किसमें? ध्वनि में। लोहे में ध्वनि की चाल 5130, यानी ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक, उसके बाद द्रव में, उसके बाद यानी सबसे कम गैस में, उसके बाद द्रव में, सबसे अधिक किस में होता है? ठोस में। अच्छा जी, ठीक है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड और जल में ध्वनि की चाल पूछ देगा तो 1483 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। अगर लोहे में पूछ देगा ध्वनि की चाल तो 5130 मीटर प्रति सेकंड। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो ध्वनि की चाल एवं तरंग दैर्ध्य बदल जाती हैं, लेकिन आवृत्ति कभी नहीं बदलता। उसी तरह से प्रकाश में भी आवृत्ति आवृत्ति कभी चेंज नहीं होता है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। किसी भी माध्यम में ध्वनि की चाल जो है ना, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती हैं। ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव, ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात दाब घटाने या बढ़ाने से ध्वनि की चाल पर कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है। ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव, ध्वनि की चाल ताप बढ़ने से उसकी चाल क्या होती है? बढ़ जाती है। अर्थात वायु में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का प्रभाव, नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु की अपेक्षा घनत्व से कम होता है। यानी नमी युक्त वायु का जो घनत्व होता है ना बच्चे, शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। अतः शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। यानी वर्षा पड़ के जब खुला होगा ना तो उसमें ध्वनि जो है ना काफ़ी तीव्र गति से सुनाई देगा। क्या देगा? या मॉइस्चर ज़्यादा हो ना एटमॉस्फेयर में, मॉइस्चर कहते हैं जैसे कि शीत वाला मौसम ना होता है, आर्द्रता ज़्यादा थोड़ा सा रही, शीत वाला नहीं कर सकते हैं, हल्का ठंडापन जैसे रही, बारिश पड़ के ना खुलला, उस दौरान देखती हो बहुत दूर के सिटी ट्रेन का सुनाई दे देता है इधर। तो नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। अतः शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है, ठीक। ध्वनि के लक्षण, ध्वनि के मुख्यतः 3 लक्षण होते हैं। ध्वनि के मुख्यतः 3 लक्षण होते हैं। प्रबलता, तरत्व और गुणता। प्रबलता क्या है सर? तो प्रबलता ध्वनि का अभिलक्षण है जिसके कारण कोई ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है। कह रहा है कि प्रबलता ध्वनि का अभिलक्षण है जिसके कारण कोई ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है। ध्वनि की प्रबलता स्तर व्यक्त करने का मात्रक फोन है।
ध्वनि की अगर तीव्रता की बात करें ना तो फोन है उसका व्यक्त करने का। देखिए आगे आइए हम लोग अब घटना चक्र के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। घटना चक्र के सिविक्स पार्ट पर यानी नागरिक शास्त्र के जो भी क्वेश्चन है उससे हम लोग संबंधित आज करेंगे। देखिए संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किया गया है भारत तथा इंडिया नाम से। हमारे संविधान में भारत और इंडिया नाम से हमारे देश को उल्लेख किया गया है, यानी भारत को संविधान में भारत तथा इंडिया के नाम से उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में शब्दों का सही क्रम है तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही क्रम है। यानी सबसे पहले क्या चीज़ तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्ताव में जोड़े गए शब्द हैं समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है संविधान की प्रस्तावना, यानी भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है कौन? संविधान की प्रस्तावना। बंधुत्व संप्रभु समानता अखंडता में से वह शब्द जो 1975 ईस्वी में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था अखंडता। कौन? अखंडता। ठीक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया है एक सार्वभौम समाजवादी और पंथ निरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में। ठीक है। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया है एक सार्वभौम समाजवादी पंथ निरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में। ठीक है। संविधान के उद्देशिका के संबंध में सही कथन है तो पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। ठीक है। इसकी प्रगति न्याय योग्य नहीं है, यानी इसकी प्रगति न्याय योग्य नहीं है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है, इसका संशोधन किया जा सकता है। ये सभी बात जो है संविधान की उद्देशिका के संबंध में सही है। क्या है? सही है। यानी इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। ठीक। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है तो यह लागू नहीं किया जा सकता है। यानी संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है सर तो यह लागू नहीं किया जा सकता है। क्या चीज़? यह लागू, यानी संविधान की प्रस्तावना को लागू नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 ईस्वी में। वह शब्द जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे समाजवादी पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता। ये तीन शब्द 26 नवंबर 1949 को जब संविधान अंगीकृत हुआ था उस समय यह शब्द नहीं था। यह शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। ठीक। कौन कौन? तो समाजवादी पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। क्या सर? तो सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता तथा व्यक्ति की प्रतिष्ठा। कथन ये कह रहा है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक। 42वें संविधान कथन कारण आर कह रहा है कि इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर स्थापित किया गया है। ठीक। दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही है और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला कह रहा है कि भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यानी भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का अर्थ क्या होता है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ये नहीं है कि मोदी जी का बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा या राष्ट्रपति के बेटा ही राष्ट्रपति बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यानी वंशानुगत गणतंत्र का मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता हो जहाँ पर, ठीक, जहाँ का संविधान हो, इस सब गणतंत्र का मतलब होता है। ठीक। भारत में लौकिक सार्वभौमिका है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोगों से, यानी हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया।
हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में किया गया है संविधान की प्रस्तावना में। कहाँ किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकतावाद के सिद्धांत से। यानी सभी व्यक्ति जो है ना वह पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकतावाद के सिद्धांत के रूप में। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष और संघीय में से वह शब्द जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है वह क्या है? संघीय। कौन सी है? संघीय। यानी संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष और संघीय में से वह शब्द जो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है वह कौन सा है? संघीय है। संघीय उल्लिखित नहीं है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुता संपन्न और लोक कल्याण में से भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है तो लोक कल्याण। कौन सा? लोक कल्याण। ठीक। भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णन नहीं है आर्थिक स्वतंत्रता का। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या चीज़? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है तो आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक स्वतंत्रता की बात है। सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता की बात है, कहीं पर आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं है। अगर हो जाता तो क्या होता सर? तो आप भी धनी हैं तो हम भी धनी रहेंगे। समझ गए बात ना? जिसे आपका राजनीतिक अधिकार है वोट देना तो मेरा भी अधिकार है। समझ रही है? कोई दिक्कत है? हम कोई भी धर्म मान सकते हैं। ठीक। आइए, कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है धार्मिक न्याय। धार्मिक है क प्रकार की न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार की न्याय। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 2 प्रकार की समानता। कौन कौन? अवसर और प्रतिष्ठा की समानता। अवसर और प्रतिष्ठा की समानता। कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 5 प्रकार की। कौन कौन? अभिव्यक्ति, धर्म, अभिव्यक्ति, उपासना। ठीक। धर्म, अभिव्यक्ति, उपासना, कोई भी चीज़, अवसर, ये ऐसे करके है। ठीक है। ये सब 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। संविधान का वह भाग जो उसकी आत्मा कहलाता है। उद्देशिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 जो है ना यह संविधान की आत्मा यानी इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा। किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1856 को नहीं 1891 को 1956 में मृत्यु हुआ था। 1956 में मऊ। कहाँ? मऊ। मकाऊ के राजधानी मकाऊ। मुद्रा पटाका। मुद्रा पटाका। मकाऊ के राजधानी मुद्रा पटाका। ठीक है। मकाऊ बिलाई वाला ना भाई साहब। ठीक है। संविधान का वह भाग जो उसकी आत्मा कहा जाता है, ये तो हो गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। किसने? तो के.एम. मुंशी ने। किसने? के.एम. मुंशी ने। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। बेरुबारी, सज्जन सिंह, गोलकनाथ और केशव नंद भारती वादों में से किस वाद के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? बेरुबारी वाद में। बेरुबारी वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में। बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में उच्चतम न्यायालय ने अवधारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया केशवानंद भारती विवाद में। यानी सर्वोच्च न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है 1973 में, केशवानंद भारती विवाद कब हुआ था? 1973 में। इसी में सबसे ज़्यादा बेंच की यानी 13 बेंच की बैठक हुई थी। इससे पहले हुआ था 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ठीक, उसमें 11 बेंच की बैठक हुई थी। ठीक, भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया है। तो उद्देशिका और राज्य के नीति के निर्देशक तत्व में। ठीक, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक के तत्व में
कह के भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। तो मूल अधिकारों, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्ययन में। भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है संविधान की प्रस्तावना। भारत के संविधान के उद्देशिका में व्यवस्था की गई है 3 प्रकार के न्याय के, 3 प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इतना ही पर दोस्तों हम वीडियो को समाप्त कर दें। अगर आपको यह क्यूज अच्छा लगता हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें कि आप आज का पढ़ाई कैसा लगा, और यूं ही मेरा साथ देते रहें और दोस्तों के पास शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्त के पास जितना भी है आपके कॉन्टेक्ट नंबर या जो भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उसके पास फैलाएं। इस क्यूज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाएं। जो भी घर पर बहनें हैं या भाई हैं जो भी पढ़ रहे हैं, कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखें। आप प्रतिदिन हम लोग क्यूज डालते हैं, इसको क्यूज को देखें, सुने, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, इतना ही पर वीडियो की समाप्ति कर रहा हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।